उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी अब क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है। लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ राधा, मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो, देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है
और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो। अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरी ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरी गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरी बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरी की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरी सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है। देखा, बोला था ना, तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरी की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरी की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरी के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरी को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरी को कोई पैसे नहीं दिए।
और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरि? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरि, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरि, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरि ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हां दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरि, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरि वहां से निकल जाता है और हरि के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं जब हरि मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरि की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरि की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरि ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरि की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरि वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरि के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन,
दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहां आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। सेठ जी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा हरी, चल 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरि को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरि की खेत ले लेता है। हरि सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरि के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहां। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरि के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहां, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरि से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरि को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में।
अगली सुबह हरि और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए, और अब मोहन जीजाजी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरि, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरि, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है। इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। या आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरि, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरि और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजाजी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरि, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थी। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे 4 बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूं। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं।
वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोला? क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं? तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था,
कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।